तो हिंदी है हम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से यह खबर है कि शमशान घाट में 25 लोगों की मौत के मामले में अब सीधे तौर पर पेशी अजय त्यागी को पेश किया गया। आरोपी अजय त्यागी ने कबूली कमीशनखोरी की बात। टेंडर में कमीशन और रिश्वतखोरी के सच को स्वीकार किया है। अधिकारियों को 30% तक कमीशन देना पड़ता था। कमीशनखोरी का काला सच उजागर हुआ है। तो शमशान घाट में 25 लोगों की मौत के मामले का मुख्य आरोपी अजय त्यागी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जो उसने बात कबूली है, 30% तक कमीशन देना पड़ता था। शमशान घाट पे 25 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में सीधा सवाल अजय त्यागी से यही था कि क्या कमीशन दिया, कितना कमीशन दिया, और सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि किसको कमीशन दिया, कौन कौन वो अधिकारी है, क्योंकि ये पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा नेक्सस है जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। 25 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा हादसा 25 लोगों की कमीशन खोरी का देखिए, कमीशन खोरी का खेल है, इसमें नहीं है। देखिए कमीशन जाता है आपका, लेकिन बस ये तो नॉर्मल बात है, सब सारी चीजें आपके ऊपर डाल देगी, आपकी गलती है मामले में। वो जाते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। नहीं वो कमीशन भी दिया होगा, सारी गलती 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी। कमीशन किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। गाजियाबाद से गौरव यादव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, बहुत महत्वपूर्ण बात कबूली है अजय त्यागी ने कि 30% तक कमीशन देते थे, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि किसको देते थे और ये नेक्सस कैसे चलता था। जी बिल्कुल, देखिए तुषार, सबसे बड़ी चीज ये है कि अजय त्यागी ने साफ तौर पे बताया है कि ईओ को और जेई को साफ तौर पे वो कमीशन दिया करते थे और 16 लाख रुपए तक का उन्होंने इस पूरे ही प्रकरण में कमीशन दिया है। और वहीं सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो काम की गुणवत्ता है उसकी जांच के लिए कोई भी जांच इस पूरे काम में नहीं की गई थी और काम को बढ़ाने के लिए पैसा ज्यादा आए इसके लिए जेई ने और ईओ ने मिलकर कार्य को बढ़ाया था। ठेकेदारों के कहने पर वो कार्य बढ़ाया गया था। और वहीं जो अजय त्यागी उन्होंने कबूला है कि जो जिस कॉरिडोर के गिरने से 25 लोगों की मौत हुई है उस कॉरिडोर की जरूरत ही नहीं थी शमशान घाट में। उस कॉरिडोर को जबरदस्ती बढ़वाया गया था और कॉरिडोर के निर्माण के दौरान कोई भी गुणवत्ता जांच नहीं करी गई थी, जिसकी एवज में जेई और ईओ ने 16 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और जो रिश्वत उन्होंने ईओ के ऑफिस में ही बैठकर दी थी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक नेक्सस चल रहा था जो कि साफ तौर पर एक बड़े हादसे के रूप में उजागर हुआ है और ऐसे कई नेक्सस नगर निगम और नगर पालिकाओं में अभी भी लगातार चल रहे हैं, क्योंकि कई अलग फर्म्स हैं जो लगातार काम कर रही हैं और लगातार घूसखोरी चल रही है। जी लेकिन सीधे सीधे देखा जाए यह सिर्फ चंद 4-5 अधिकारियों के बीच की मिलीभगत तो है नहीं, और ना सिर्फ ये गाजियाबाद की बात की जाए, लगभग पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी ही स्थिति है। कहीं ना कहीं इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो अब सीएम को या सरकार को एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी जहां से सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को काफी हद तक खत्म किया जा सके, और खासतौर से इस तरह का जो हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तुषार, सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ लोग आटे में नमक खाते हैं, यानी कि कुछ लोग थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करते हैं और यहाँ पर तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी, जिस पैसे की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि केवल पैसा बढ़ाना था, पैसा ज्यादा खाना था, इसके लिए एक नया का नया पूरा पैसेज तैयार किया जाता है, जिस पैसेज पर जिसकी गुणवत्ता तक जांच नहीं की जाती, जिसमें मटेरियल जो लग रहा है उसकी जांच नहीं की जाती, केवल अपना कमीशन देखा जाता है, ठेकेदार का लाभ देखा जाता है और ऐसा नया एक पैसेज तैयार किया जाता है। ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं जो कि केवल अधिकारियों और ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसकी कोई औचित्य नहीं होता, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। यदि कोई हादसा हो जाता है तो वो उजागर हो जाता है, नहीं तो कई ऐसे घोटाले, कई ऐसी रिश्वतखोरी की जो खेल है वो केवल फाइलों और पन्नों में दफन होकर रह जाते हैं, जिससे आम इंसान रोज दो चार होता नजर आता है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है जहां पर सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ बैठक की। रोजगार के अवसर पैदा करने पर चर्चा हुई। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में कई विभाग के मंत्री भी मौजूद रहे। तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में
सीएम शिवराज ने तमाम मंत्रियों के साथ आज एक बैठक की थी। उसी बैठक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई बैठक में मंत्री मौजूद रहे। रोजगार के अवसर पैदा करने पर चर्चा की गई। रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, एमपी के अंदर इसको लेकर चर्चा रही। तो बैठक में कई विभाग के मंत्री भी मौजूद रहे। रोजगार के अवसर पैदा करने पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल की मेरी पूरी टीम के साथ कई विषयों पर विचार करने के लिए हम बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। उन्होंने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने विचार विमर्श करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है और उस रोड मैप के कई पहलू हैं। उसको जमीन पर उतारने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज सारे मंत्री साथी बैठकर उसको जमीन पे उतारने की योजना तो है, रोड मैप है, उसके क्रियान्वयन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहीं कोरबा के अंदर प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 2 वर्ष से सेवा अवधि पूरी कर चुके सचिवों को नियमितीकरण कर शासकीय कर्मचारी घोषित करने को लेकर 10वें दिन भी मुख्यमंत्री प्रवास के ठीक पहले 5 ब्लॉकों के करीब 300 सचिवों ने प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना देकर हवन पूजन किया। पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष धर्म भारद्वाज ने बताया कि नियमितीकरण को लेकर 10वें दिन हवन पूजन के साथ शांति पाठ किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जो प्रदेश स्तरीय जो मांग है विगत 25 वर्षों से कि सचिवों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, जिसका आगाज हमने 26 तारीख को अनिश्चितकालीन आंदोलन के रूप में चालू किया है। उस आंदोलन का आज 10वां दिन है। सरकार 10वें दिन तक अभी तक कोई सुध नहीं ले रही है, जिसके लिए हम लोगों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ का आयोजन किया है। सरकार और आपके बीच किसी तरह की बात हो पाई क्या? अभी तक 23/12/2020 को माननीय TS बाबा जी के द्वारा डेलीगेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 6 माह का समय दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को मांगों गंभीरता से विचार करूंगा, फिर पूरा करूंगा। तो हम चाहते थे कि आश्वासन में हमको नहीं रहना है, हमें लिखित आश्वासन चाहिए या सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं भी घोषणा कर दे। विकास सोनी ग्राम रोजगार सहायक संघ का जिलाध्यक्ष प्लस जनपद अध्यक्ष कोरबा का भी, और हमारी प्रमुख जो मांगे हैं रोजगार सहायक संघ का 3 मांगे हैं, जिसके हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में 30 तारीख से बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। वो आगे देखते हैं क्या निर्णय होती है। जैसे जैसे निर्णय आते जाएगी प्राण टीम से, वैसे वैसे अपना संगठन चलते रहेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती तब तक इस धरना स्थल में बैठे रहेंगे। तो वहीं धमतरी जिले के रेत खदानों के अंदर ठेकेदारों को लेकर एक खबर आई है। अवैध रूप से निकाला थे, जगह जगह खोदा थे, झगड़ा लड़ाई करा थे, अब वहाँ झगड़ा लड़ाई हो थे और बिना सीमांकन किए लेगा थे। तो ठेकेदार से मन चर्चा करे बारे में नहीं तो आप मन का चाहत में का होना चाहिए? अपन जगह नपवा ले ठेकेदार, हाँ सीमांकन कर ले, और बाद अपन अबोती अबैती बताही नहीं गा अधिकारी मन जाँच पड़ताल में जाही तब। तो मशीन से खनन बंद होना चाहिए का है? मशीन से खनन बंद होना चाहिए, लेबर मन लोडिंग करे सीधा। अवैध रूप से निकाला थे, जगह जगह जो रेत का जो मसला है इसके बहुत सारे पक्ष हैं। इसमें कुछ जगह ग्राम विकास समितियां भी बनी हुई हैं और गांव के कुछ लड़के इसमें इन्वॉल्व होकर जो रेत संचालक है उनसे पैसे की मांग भी कर रहे हैं। और ये भी अभी हम लोगों ने कुछ जगह का जो है रेत खदानों का सीमांकन कराया और हमने
ये पाया कि जो सीमांकित इलाका है उसके बाहर भी उनके द्वारा उत्खनन की कार्रवाई हो रही है। तो अभी ऑलरेडी 2 दिन पहले उसमें हाइवा और ऐसा नारी रेत खदान में हुआ है और आज भी मडेली और बड़े करेली और बाकी जगह का भी मैंने जो है सीमांकन करने के लिए बोला है। तो ये तो मैंने स्पष्ट तौर पर मैंने शुरू दिन से ही कहा है कि जो सर्वेक्षित क्षेत्र है वहीं पर ही लोग उत्खनन की कार्रवाई करेंगे और बाहर करते हुए पाए जाने पर हमको सूचना मिलेगी तो हम उसमें निश्चित ही उसमें कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक बात है इसमें कि बहुत सारे लोग ग्राम विकास समिति के नाम पर बहुत सारे लोग जो है उनसे प्रति ट्रक और ये सब वसूली की जो कार्रवाई करते हैं वो भी गलत है और लॉ एंड ऑर्डर कोई भी हाथ में नहीं ले सकता, अन्यथा फिर क्या होगा कि पूरा रेत का उत्खनन प्रभावित होगा। इसलिए 3-4 लोगों को खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है और कुछ लोग उसमें जेल भी भेजे गए हैं। जो रेत तो वहीं बेमेतरा के अंदर केंद्र से बारदानों की सप्लाई और राज्य शासन द्वारा पर्याप्त स्टॉक का इंतजाम नहीं होने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बाजार में बारदानों की कीमत 30 रुपए जुटाई जा रही है। किसान के दौन के तौल के बाद सोसाइटियों में इन्हें बारदाने केवल 15 रुपए में ही लौटाया जा रहा है। तो वही खबर मंदसौर से है, जहां पर विगत दिनों में कोर्ट परिसर के अंदर कौवों की अचानक मौत हो रही थी और जब भोपाल की लैब में इनकी जांच की गई तो 4 सैंपल में बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। नगर पालिका मुख्याधिकारी PK सुमन ने बताया कि मंदसौर में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद से कोर्ट परिसर इलाके में साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में सभी चिकन और अंडे की दुकानों को आगामी 15 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। आज सुबह से ही नगर पालिका आमला शहर में चिकन की दुकानों को बंद कराने में लगा हुआ है। दुकानदारों को नोटिस देकर चिकन की दुकानें बंद करवाई जा रही है। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी 1 साल से कोरोना वायरस के चक्कर में मुर्गा बिल्कुल, जब से कोरोना वायरस आया ही नहीं था उससे पहले से मुर्गा सस्ता हो गया था। तो उसके चलते चलते पहले ही धंधा पूरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद में अभी फिर इतने टाइम बाद में धीरे धीरे धंधे में रोटेशन आया है। उसके बाद में फिर वापस ये बर्ड फ्लू की आशंका है, ऐसा करके दुकान वापस बंद हो गई है। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी 1 साल से कोरोना वायरस के चक्कर में मुर्गा बिल्कुल, जब से कोरोना वायरस जैसा कि कल इसकी पुष्टि हुई है जांच में कि बर्ड फ्लू जो है वो मंदसौर के उसमें पाया गया है, तो उसके लिए DM साहब के द्वारा कल ही हम लोगों को निर्देशित कर दिया गया था कि जो कोर्ट वाला एरिया है उस एरिया का स्पेशली जो है वो सैनिटाइजेशन दोनों वक्त किया जाए, विशेष सफाई अभियान चला जाए और आसपास के क्षेत्रों की जो दुकानें हैं चिकन और अंडे की, उनको जो है आगामी 15 दिवस के लिए जो है वो बंद कराया जाए। तो उस तारतम्य में हमारे द्वारा जो है वो नियमित रूप से जो है वो सफाई प्रारंभ कर दी गई है, सैनिटाइज भी प्रारंभ कर दिया गया उस एरिया का, और जो अंडा और चिकन की दुकानें हैं उनको बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि कल इसकी पुष्टि हुई है जांच में कि बर्ड फ्लू। संवाददाता ललित शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, फिलहाल मंदसौर के अंदर स्थिति क्या है? जी, काफी गंभीर स्थिति है और जब भोपाल लैब में भेजा गया था 4 कौवे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बस्तर जिले का दौरा किया। इस दौरान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने 88 मामलों की सुनवाई की, जिसमें 71 मामले सिर्फ NMDC के खिलाफ दायर किए गए। दरअसल NMDC के ऊपर आरोप यह है कि मुआवजे के तौर पर नौकरी देने में NMDC प्रबंधन के द्वारा लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया गया। महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने कहा कि मामले को लेकर NMDC से कुछ समय मांगा है। फिलहाल आयोग के द्वारा नियत समय में इसके खिलाफ नोटिस दिया गया।
हम यहाँ पर कुल 88 मामलों को लेकर आए हैं, जिनमें से 71 मामले केवल एनएमडीसी के खिलाफ हैं। इन सभी मामलों में एक जैसी ही याचिका है कि नौकरी देने में एनएमडीसी ने बेटे और बेटी में भेद किया है, बेटों को नौकरी दी है और बेटियों को नौकरी से विमुक्त रखा है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल भी उल्लंघन का मामला है और इसलिए इस पूरे मामले पे लंबी चर्चा जारी है। अभी भी एनएमडीसी ने समय मांगा है और उसके बाद अभी सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा 17 मामले और हैं जिन पर पुराने मामले थे, उनकी भी सुनवाई अभी होनी है। कई मामलों पर सुनवाई। तो वहीं मंदसौर जिले के भानपुरा के अंदर विधायक देवीलाल धाखड़ ने शासकीय चिकित्सालय में जाकर अचानक दौरा किया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान कई खामियां भी सामने आई हैं, जिसे विधायक ने सुधार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। वहीं हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर किसी प्रकार से कोई सावधानी नहीं दिखाई दी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को विधायक द्वारा कड़े निर्देश दिए गए। मैंने उनको इंस्ट्रक्ट किया है और उसके बाद में उन्होंने लगाया है। उनको ध्यान रखने चाहिए सभी के लिए। सर दूसरी बात यह है कि जब आपके द्वारा रजिस्टर चेक किया गया है तो काफ़ी सारी डॉक्टरों के साइन नहीं मिले, किसी के 4 दिन, किसी के 3 दिन, किसी के 5 दिन। इस विषय में क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा सेकंड में डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर पर जो भी कर्मचारी डॉक्टर जो भी आए वो सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर पर सिग्नेचर करें, उसके नीचे टाइम भी डालें। तो वहीं जयपुर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर हैं और इस दौरान जयपुर के दौरे पर तमाम मुलाकातें की। खबर भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं कांग्रेसी। शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर धरना दिया है। शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं ये कांग्रेसी भोपाल में। तो कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट काट दी गई है एमपीबी के द्वारा। एमपीबी कहती है कि नगर निगम ने पैसा जमा नहीं किया। ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री शिवराज जी के अंडर में है। एक कहता है कि पैसे जमा नहीं किया, पैसे जमा नहीं हुए हैं, दूसरा बिजली काट देता है। अरे जनता कहाँ जाएगी? स्ट्रीट लाइट बंद है, जिसकी वजह से वानगंगा में 3 चोरियां हो गई एक ही रात को। और नगर निगम के ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहे, विकास काम रुके। ठेकेदार कहते हैं काम करो, आपका वर्क ऑर्डर है, बोले नगर निगम पैसा नहीं दे रही है इसलिए नहीं कर रहे। विकास काम भी बंद। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये लॉकडाउन के बाद लोगों के काम धंधे चले गए। ठेले लगाकर छोटी छोटी दुकानों पे फल सब्जी बेचते हैं लोग, उसको नगर निगम उठा के ले जाती है और उनसे फाइन लेती है। झुग्गियों में गरीबों के यहाँ 3-3 हज़ार रुपये का टैक्स लग रहा है। अरे काय का टैक्स है भाई इस लॉकडाउन के बाद? और झुग्गियाँ हटा देते हैं। यहाँ पे झुग्गी हटा दी कल इसी माता मंदिर पे, और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं, उनको मारा पीटा। ज्ञानेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन दिया, कितना असर उनके इस धरने का हुआ? जी तुषार, मैं आपको बता दूं, नगर निकाय चुनाव आते ही राजधानी भोपाल में वार्डों की राजधानी शुरू हो गई है। सोमवार से दक्षिण पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम मुख्यालय के सामने कांग्रेस ने धरना दिया है। धरना देने की मुख्य वजह है शहर में स्ट्रीट लाइट बंद होने से, ठीक ढंग से साफ सफाई नहीं होने से, 25 दिवसीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से, ठेकेदारों का पेमेंट न होने जैसी समस्या को लेकर सीएम शिवराज के खिलाफ धरना दिया है और जमकर नारेबाजी भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज तो यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।